तो तैयारियां वहां से शुरू हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते भी हैं कि इनको भी इनका वेतनमान दिया जाए। मैं 7-8-10 दिन पहले जब मुख्य सचिव से भी मिला तो उनके भी मन में यह बात है कि यह वर्ग छूट गया है। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ बिहार के एक बहुत ही चर्चित चेहरा हैं जिनका नाम है आनंद पुष्कर सर। आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप आज हमसे संवाद करने के लिए आए। सर, इधर कुछ दिनों से वित्त रहित शिक्षक जो हैं वो काफ़ी आंदोलित हैं बिहार में, और आप भी सर काफ़ी प्रयासरत रहे हैं वित्त रहित शिक्षकों का वेतनमान लागू करवाने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल ये हम जानना चाहते हैं सर, क्या आपकी नज़र में बिहार में वित्त रहित स्कूल और कॉलेज के साथ वित्त रहित शिक्षकों का योगदान मानते हैं बिहार की साक्षरता दर बढ़ाने में? देखिए, सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल पे मैं यह कहूँगा कि वित्त रहित शिक्षकों का इस समाज के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में और राज्य के निर्माण में एक महती भूमिका है। हम लोग थोड़ा पुराने इतिहास में जाना चाहते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के पास में अपने तंत्र होते हैं, लेकिन जब तक सामाजिक लोग, शिक्षावृद्ध लोग या शिक्षा प्रेमी लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट आ नहीं पाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी का एक संघर्ष रहा है, और वह संघर्ष यह रहा कि जितने भी राजकीयकृत विद्यालय जो सरकारी विद्यालय बने 2/10/1980 में जो विद्यालय सरकारीकरण हुए, उसके बाद जितने भी ये जो अनुदानित विद्यालय जिसमें बड़े बड़े लोगों ने, पूर्वजों ने अपनी ज़मीन को दिया ताकि स्थानीय ग्रामीण बच्चों को या शहरी जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दी जा सके, उन्होंने उस संस्थाओं को खोला है। और आज भी मैं तो बिहार भर के सभी माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे इंटरमीडिएट विद्यालय हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, बहुत सारे डिग्री कॉलेज आज भी हैं जो सरकार के द्वारा जो विद्यालय खोले गए हैं उससे कहीं एक स्टेप आगे जाके बेहतर शिक्षा दे भी रहे हैं, और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास में ज़्यादा बना हुआ है, और अपनी काम को बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर भी रहे हैं। तो मेरे समझ से आज के परिदृश्य में इस राज्य के निर्माण में शिक्षा की दीप को जलाने के लिए कहीं ना कहीं जो वैसे वर्ग जो वित्त रहित वर्ग है वहाँ के शिक्षकों की भी महती भूमिका है, जो समाज के निर्माण में अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। सर, जब निर्वहन कर रहे हैं और इनका दायित्व भी, बड़ा योगदान भी रहा है बिहार में शिक्षा बढ़ाने का, तो सर ये फिर पीछे क्यों रह गए? इनको वेतनमान इनका क्यों नहीं लागू हो पाया 40 वर्षों से? देखिए, यह एक बहुत गंभीर सवाल है। यह गंभीर सवाल इसलिए है कि आपको ज्ञात होगा कि 2005 में जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी थी, तो उस समय मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी जब सरकार का गठन हुआ, गठन होने के बाद बिहार विधान परिषद में उन्होंने ध्यानाकर्षण भी लाया, और ध्यानाकर्षण आने के बाद सरकार ने सहज पूर्वक स्वीकार किया। वित्त रहित सभी लोगों की यह मांग थी, और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वित्त रहित शिक्षा नीति जो एक कलंक है इस समाज पे, उस वित्त रहित शिक्षा नीति को मैं समाप्त करना चाहता हूं। और 2007 में वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति हो गई। वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति किस स्वरूप में हुई? जब मेरे पिता स्वर्गीय पांडे जी ने ध्यानाकर्षण में यह सवाल लाया, और उस समय कई माननीय सदस्य भी थे, उन्होंने भी इस सवाल को जब रखा तो मुख्यमंत्री महोदय ने एक अनुदान की व्यवस्था उनके लिए करा दिया। 2007 से एक अनुदान की परिपाटी शुरू हुई। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि जब अनुदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन जो बैठे हुए यह मुफस्सिल के पदाधिकारी हैं जो बार बार किसी न किसी परिदृश्य में एक लेवी लगा के इनके अनुदान को रोक देते हैं, उनके अनुदान का ससमयक भुगतान नहीं हो पा रहा था। और जो मूल बात थी, हम लोग बार बार सरकार को भी कह रहे थे, पिताजी का ही यह सवाल था, उन्होंने इस सवाल को उठाया कि आप एक घाटा अनुदान की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे जो विद्यालय चल रहा है उस विद्यालय का आंतरिक स्रोत हो गया, और जो राशि, जैसे सरकार के पास जो राशि सरकार दे रही है
उस राशि को जोड़ के आप देख लीजिए टोटल कितनी राशि की व्यवस्था आपके पास में हो रही है, और उस राशि को जोड़ के आप एक उनको वेतनमान बना दीजिए। और 2007 के 7 जून में आपको ज्ञात होगा कि समान स्कूल प्रणाली का एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार हुआ, और स्वर्गीय मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया था, जिस रिपोर्ट में यह प्रोविजंस बनाया गया था कि किस तरह से हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करेंगे। विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, शिक्षकों का मापदंड क्या होगा, उनकी वेतनमान क्या होगी, क्वालिटी एजुकेशन को कैसे हम लोग बढ़ाएं, प्रभु वर्ग के बच्चों को किस तरह से विद्यालय में ले आके पठन पाठन के कार्यों को हम लोग करें। तो एक यह नीति बनाई गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी वह नीति जो समान स्कूल प्रणाली की जो बनाई गई थी, जो इसी सरकार ने बनाया था, वह नीति आज भी शिक्षा विभाग की अलमारी में कहीं मुफस्सिल के पदाधिकारियों ने फेंक के रखा है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और लगातार मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी और जितने भी वित्त रहित के जो शिक्षा प्रेमी लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, लगातार सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं, उठा रहे हैं। और ये स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति थे, उनका भी एक नारा था कि सबको शिक्षा एक समान, सबका वेतन एक समान होना भी चाहिए। तो मान लीजिए कि जो पढ़ाने का काम करते हैं, काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, समाज के निर्माण में काम कर रहे हैं, तो उनको तो एक बेहतर व्यवस्था देनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन काफ़ी लंबे वर्षों से यह जो वित्त रहित शिक्षा नीति है, जिसमें अनुदान की व्यवस्था हुई, जिसमें और भी प्रोविजंस आया कि इनको वेतनमान देने की बात हम लोग करें, इनको वेतनमान दें, सरकार जो है इनके विद्यालयों का अधिग्रहण करे और वह विद्यालय भी राजकीयकृत विद्यालयों में सामंजित हो। इस पर लगातार लड़ाइयाँ भी चल रही है, पहल भी चल रहे हैं, संघ संगठनों के द्वारा भी ये बातें अभी उठ रही है। और मुझे तो लगता है कि अब कुछ ऐसा समय आ गया है जहां कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने जा रही है इन वित्त रहित शिक्षकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे रिटायर भी हो गए, बहुत सारे छूट भी गए इस लड़ाई में। बहुत लंबी लड़ाई, तो लड़ाइयाँ जब होती है, आंदोलन जब चलते हैं, तो कहते भी हैं कि आंदोलन और लड़ाइयाँ कभी निसंतान नहीं होती है। और मुझे लगता है कि हम लोग अवश्य जीतेंगे, सफलताएं अवश्य मिलेगी। समय तो अवश्य लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके सरकार के दिमाग में यह बात आई है, हम लोगों ने जो देखा है। क्योंकि देखिए 2015 में जो वेतनमान मिला, तो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी का ही देन था कि सभी संस्कृत विद्यालयों का, मदरसा विद्यालयों का, नियोजित शिक्षकों का भी वेतनमान हुआ। एक लंबी लड़ाई उन लोगों ने भी लड़ी, 2003 से लगातार लोग लड़ रहे थे, तो उनकी लड़ाइयों का भी प्रतिफल रहा। लेकिन उस समय भी एक यह वर्ग छूट गया था, वित्त रहित का यह वर्ग छूट गया। 2020 में भी आंदोलन हुए तो उनकी सेवा शर्त नियमावली, ईपीएफ का प्रोविजंस और उनकी जो अन्य मांगे थी वो पूरी हुई। फिर 2023 में भी एक नियमावली बनी, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी, जो पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षक थे वो भी सरकारी कर्मी हो गए। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों के बारे में सरकार ने सोचा और हम लोग लगातार उनकी मांग को वहां तक पहुंचाते रहे, चीफ मिनिस्टर को भी कहते रहे। इस विषय में भी जाके मैंने वित्त रहित शिक्षा नीति के बारे में भी मैंने जाके व्यक्तिगत रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा, और इसमें मैंने बताया कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके दिमाग में यह बात बार बार बैठ जाती है कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो एक बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो मैंने कहा भी कि आप समझ लीजिए कि आज के परिदृश्य में जितने भी विद्वान जनों ने, शिक्षा प्रेमी ने, शिक्षावृत्त लोगों ने जो विद्यालय को खोला है, जो विद्यालय को बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया है, आपको कम से कम इसी अनुदान को डीबीटी के माध्यम से उनके राशि उनके खाते में स्थानांतरित करिए, ताकि शिक्षकों को पढ़ाने में और भी उमंग आए। सर खैर, ये तो आपके पिता केदार पांडे जी का योगदान नहीं भूल पाएंगे शिक्षक, और भूलते भी नहीं हैं, वो भी लगातार चर्चा करते रहते हैं। सर आपका भी योगदान काफ़ी रहा है। हम मीडिया के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आपका लेख हम देखते रहे। आप प्रत्यय अमृत जी से भी मिले हैं, नीतीश कुमार जी तक से भी आप मिले हैं वित्त रहित शिक्षकों के लिए। तो सर इधर विगत दिनों में क्या क्या हुआ आपके द्वारा? देखिए, जब मैंने देखा कि सभी वित्त रहित साथी हमारे आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं,
तो मैं गया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास और मैंने जाके उनको कहा कि सर 2005 में जब आप घूम रहे थे तो आपका एक एजेंडा था कि हम वित्त रहित को ही समाप्त कर देंगे और आपने किया भी। ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ, आपने किया भी। वित्त सहित में वो लोग आ गए। आज भी हम लोग वित्त रहित बोलते हैं लेकिन हैं तो वो वित्त सहित। तो उन्होंने कहा कि अब क्या मांग है। हमने कहा कि एक ही बात है कि जो राशि सरकार दे रही है उस राशि को बस शिक्षक के जेब में आप पहुंचा दीजिए। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार इस बातों की चर्चा करते थे, सदन में भी बोलते हैं, कहते भी हैं, लगातार यह बात को बोलते थे कि हम लोग शिक्षकों के जेब में उनकी राशि को भेजेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि जितनी भी जो पेंशन योजना है, साइकिल योजना है, पोशाक की योजना है, हर राशि को सरकार सीधे जो है कि डीबीटी के माध्यम से भेज रही है। अन्य शिक्षकों के लिए भी सरकार सोच रही है। कमीशन से भी जो लोग बहाल होके आए थे उनके बारे में भी हम लोग की लड़ाइयाँ अभी भी चल रही है, हो भी रहा है। और पिताजी भी मेरे कहते थे कि संतोष कभी नहीं होना चाहिए, संतोष मृत्यु के समान होता है। तो हम लोग कभी संतोषप्रद होकर नहीं बैठते हैं कि हाँ इतना हमको मिल गया तो हम संतोष हो गए। हमारी मांग आगे चलते रहती है और जायज भी बात है, हमारी यह मांग भी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने सचिव को कहा, जब मैंने उनको सारी बात बताया, डीबीटी के माध्यम से राशि को भेजने के लिए कहा, एक वेतन स्वरूप बनाने के लिए कहा, 50 लाख का जो सीलिंग लगा था उसको हटाने के लिए कहा, अनुदान जो सरकार भेजती है उसको ससमयिक भुगतान करने के लिए जब मैंने कहा, उन्होंने तुरंत अपने सचिव अनुपम कुमार जी को भी कहा और मेरा पत्र भी गया, डिपार्टमेंट में भी गया और उस पर काम भी, प्रक्रिया आगे तेज गति से हो रही है। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि इनको हम लोग दूर भी करें। अभी हाल में आज से 7-8 दिन पहले मैं मुख्य सचिव से भी मिला था। तस्वीर हम देखे हैं सर, प्रत्यय अमृत जी को ज्ञापन सौंपा। हाँ, तो मैं मिला था, मैं गया था। गांधी मैदान में हमारे सभी साथी बैठे हुए थे अनशन पे, और जब मैंने देखा कि शिक्षकों का एक दर्द है, उनके दर्द को हम लोगों ने महसूस किया कि ये इतने महीनों से, वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं वहीं पे बोल के आया था कि मैं आपकी बात के लिए, मैं पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गया, प्रक्रियाएं भी आगे बढ़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विभागीय स्तर पे कुछ लापरवाही पदाधिकारी के द्वारा की जा रही है। तो मैंने देखा कि मुझे मुख्य सचिव को भी जाके अवगत करा देना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्य सचिव महोदय को, प्रत्यय अमृत साहब को, जिन्होंने बड़ी गंभीरता से सारे प्रश्नों को लिया। उन्होंने हर विषयों को देखा। मैंने जो लिख के दिया था उस सारे विषयों का मूल्यांकन किया। इनके जितने भी संगठन के लोगों ने जो मापदंड बनाया था कि बिहार में क्या डिग्री के लिए, इंटर के लिए, माध्यमिक के लिए क्या स्वरूप बना हुआ है, कितनी आवश्यकताएं हैं, कितनी आंतरिक स्रोत की आवश्यकताएं हैं, कितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कागजात मैंने दिया तो उस सारे कागजात का उन्होंने अध्ययन भी किया, वो देखे भी, मार्कआउट भी किए। और इमीडिएट उन्होंने अपने सचिव को फ़ोन भी किया, अपर मुख्य सचिव शिक्षा को, और उन्होंने कहा कि आप 9:30 बजे अगले दिन मेरे पास चले आइए और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ इसके लिए करूं। तो मुख्य सचिव महोदय ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इसको करना चाहता हूं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्य सचिव महोदय का भी कि इस विषय पे वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है। वो भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में सरकार चाहती है कि कम से कम जो वित्त रहित एक वर्ग जो सबसे पीछे रह गया है, उस वर्ग को भी हम लोग आगे लाएं, ताकि शिक्षकों का जो एक अच्छा वेतनमान है तैयार किया जाए और राशि उनके खाते में जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि राशि उनके खाते में दे। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि देखिए हम लोग गरीब के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बिहार में 13 करोड़ की आबादी में जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चे को शिक्षा देने का काम हम लोग करते हैं। तो वैसे बच्चों का शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हो और बिहार जैसे राज्य में समान स्कूल प्रणाली की जो सोच रही है, जिसमें भवन भी अच्छा हो, विद्यालय भी अच्छा हो, शिक्षक भी अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा हो, उस स्वरूप को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं जो वित्त रहित का वर्ग है उसको वेतनमान देना नित्यांत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को खुशखबरी मिलेगी भी। अच्छा सर, 40 वर्षों का लंबा समय पार हुआ सर। मान लीजिए कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू की, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी का ये योजना था वित्त रहित शिक्षक,
फिर लालू राबड़ी की सरकार आई सर, उसमें बोला गया, हालांकि एक शिक्षक ही बोल रहे थे कि लालू जी के सरकार में जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे तो बोलते थे कि भूसा खाने तक के लिए हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद नीतीश कुमार जी की सरकार आई, आपके पिता स्वर्गीय केदार पांडे जी के अथक प्रयास से अनुदान मिला 2008 या 7 में सर आपकी नज़र में क्या आप मानते हैं कि कहीं राजनीति के भेंट तो नहीं चढ़ गए थे ये लोग वित्त रहित शिक्षक? देखिए, सवाल तो बिल्कुल आपका सही है और क्योंकि हुआ सर भी शिक्षा की आवाज़ उठाते हैं कि कई राजनेता हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे सर ऑन कैमरा, लेकिन कई राजनेता हैं जिनका 4-4, 5-5 गो स्कूल है, तो कहीं राजनीति के शिकार तो नहीं सर आपकी नज़र में क्या? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। आज के परिदृश्य में सरकारें जब बदलती हैं तो नीति भी बदलते चली जाती है और स्वाभाविक बात है कि मुझे याद है कि 2/10/1980 में जब स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी ने एक कलम से सारे विद्यालयों को सरकारीकरण कर दिया, उस समय मेरे स्वर्गीय पिता पांडे जी और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी जो संघ के महासचिव हैं, वो लोग लगातार अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक एक मंचों पे आके अपनी बातों को रख रहे थे। उस समय की सरकार ने इस नीति को लागू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी 95 में सरकार बदल गई। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर राजद की सरकार आई, फिर बीच में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार आई, फिर बीच में भी सत्ता परिवर्तन होते रहा। तो सरकार परिवर्तन होने पे प्रभाव तो जरूर पड़ता ही है और कुछ ऐसे बैठे हुए जो शासक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड करने का भी काम करते हैं कि यह तो उनके रीजन में खुला हुआ विद्यालय है, यह उनके रीजन में खुला हुआ विद्यालय है, तो इसमें कार्यरत करने वाले लोग वही हैं। लेकिन मूल मेरा प्रश्न वो नहीं है। मूल मेरा प्रश्न है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वह किसी भी प्रकार की राजनीतिक दल हो, तो हर राजनीतिक दल को अपने एजेंडे में प्रमुखता के साथ में शिक्षा को शामिल करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल प्रमुखता के साथ में शिक्षा को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि समाज के निर्माण में उस राजनीतिक दल का सहयोग को बिल्कुल हम लोग जीरो मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी की जो परिदृश्य जो बनी हुई है, जो वित्त रहित को वेतनमान देने की जो मांग हो रही है, यह हो जाना चाहिए, पहले उसी समय हो जाना चाहिए। लेकिन सरकारें बदली, व्यवस्थाएं बदली, मुख्यमंत्री जी आए, नीतीश कुमार जी आए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि चलिए अनुदान की व्यवस्था उन्होंने किया, जहां वित्त रहित था उसको उन्होंने समाप्त किया। लेकिन आज का अब हमारा दौर यह नहीं है कि आप वित्त रहित को समाप्त कर दिए, अनुदान की व्यवस्था कर दिए तो अनुदान पे ही लोग रहें। कम से कम एक हैंडसम वेतन होना चाहिए। और आज मैं तो लगातार सवाल उठाता हूं कि आज जो भी हमारे जो नियोजित शिक्षक भी हैं, चाहे विशिष्ट शिक्षक भी हैं, चाहे नियमित शिक्षक भी हैं, आपको ज्ञात होगा कि यह सरकार ने 2023 में हम लोगों ने मांग किया कि आपको पंचायती राज व्यवस्था से शिक्षा को अलग करना चाहिए, उन्होंने किया। आज सभी शिक्षक सरकारी कर्मी बन गए हैं। कुछ शिक्षक जो छूटे हुए हैं उसके लिए भी सक्षमता की परीक्षा ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के मातहत में जब सारे शिक्षक आ जाएंगे, सरकार का नियंत्रण जब विद्यालयों पे हो जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र सरकार को भी वित्त रहित वाले जो शिक्षक हैं उनको भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो शामिल किए भी हैं, तभी जाके एक जो प्रयास शिक्षकों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है, उसका कुछ प्रतिफल भी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार उनके प्रति सकारात्मक हुई है। सर, आप तो लगातार वित्त रहित शिक्षकों के साथ बने हुए हैं, इनके लिए काफ़ी आवाज़ भी उठाई। सर, अभी जो जनसुराज पार्टी है, जो बिहार में बदलाव लाना चाह रही है, बदलाव के लिए पदयात्रा भी निकाली हुई है, उनका एक एमएलसी जीते हैं सारण से, अफाक अहमद। अफाक अहमद के आवास पर भी वित्त रहित शिक्षक लोग गए थे 2 दिन पहले, लेकिन वहाँ से भी गोल मटोल जवाब मिला कि हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर, आपकी नज़र में ये क्या योगदान मानते हैं अफाक अहमद का शिक्षकों के प्रति आवाज़ उठाने में? देखिए, जन सुराज जिसकी चर्चा आपने किया, तो सुराज का मतलब होता है सुंदर राज और जन का मतलब होता है जनता का राज। तो नाम है जन सुराज, लेकिन नाम के विपरीत काम है। अब काम कैसे विपरीत है कि जिस गांधी की तस्वीर आप लगाते हैं, उस गांधी के आदर्शों को भी मानना आपका नैतिक अधिकार बनता है। तो जन के जगह पे धन हो गया है। तो जहां जब जन हट जाएगा और धन शब्द आ जाएगा,
और जब कॉरपोरेट इसमें प्रवेश करने लगेंगे, उद्योगपति लोग जब आने लगेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि आज के परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि जब अंबानी, अडानी, बिरला, ओपन माइंड बिरला जैसे ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो खुल रही हैं देश भर में, तो ये संस्थाएं इस देश में शिक्षा के क्वालिटी को खत्म करना चाहती हैं। आज बताइए कि हमारे प्रभु वर्ग और गरीब बच्चे जो हैं वो क्या ओपन माइंड बिरला के किसी विद्यालय में पढ़ सकते हैं? उनकी उतनी कहाँ से वो इनकम ला पाएंगे कि निजी विद्यालय में और व्यावसायिक शिक्षा वो कर पाएंगे? तो उनके लिए तो सरकार के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थित विद्यालय है उसी विद्यालय में न पढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग उसकी वकालत करते हैं कि सरकार को समान स्कूल प्रणाली को लागू करना चाहिए, जहां प्रशासनिक पदाधिकारी के बच्चे भी प्रभु वर्ग के बच्चों के साथ में पढ़ के एक शिक्षा दे पाए। हम लोग कभी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में, व्यवसायीकरण के बारे में कभी हम लोग नहीं सोचते हैं। अब ये लोग जो आए, जिन्होंने पार्टी का गठन किया 2022-23 में, जन सुराज नाम से किए, उनको हम लोगों ने देखा, हमारे विरोध में वो चुनाव भी लड़े, बड़ा नजदीक से हमने देखा है। वो कहते थे कि शिक्षा में मैं सुधार करूंगा। मौका तो उनको मिला था, मौका भी उनको मिला, शिक्षा में सुधार करने की भी बात लगातार करते थे, करते आए हैं। लेकिन आप जरा उठा के देख लीजिए, वो तो कहे कि 40 दिन में सरकारी कर्मी करा देंगे। जब भी हम लोग घूमते थे, हमारे विरोध में जब जहां जाते थे, सभी शिक्षकों को बुलाते थे, कहते थे कि एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, शासन सत्ता को हम लोग बदल देंगे। तो हम वेतन नहीं लेंगे, जब तक हमारा शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है तब तक हम वेतन नहीं लेंगे। आप बताइए कि आप सबसे पहले जाके वेतन लेने लगे, तो कथनी कुछ करनी कुछ। आप शिक्षकों को वादा करके आए थे कि आपके अधिकार के लिए हम आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके संघर्ष में हम मिलकर आपके साथ लड़ेंगे। कहाँ चले गए जब शिक्षक लाठी खा रहा था? बिहार विधान परिषद का एक मंच है जो 6 शिक्षक निर्वाचन जीत के जाते हैं, आप उठा के देख लीजिए स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी को। पूरे बिहार में बिहार विधान परिषद के तरफ से ऑन रिकॉर्डेड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज है सबसे ज्यादा सवाल पूछने का। 3 साल आपको जनता ने मौका देके देख लिया, क्या किए आप? कितने सवाल को आप उठाए? बिहार विधान परिषद के मंच में आपने क्या सवाल किया, वो पब्लिक डोमेन में आप लाइए। आप कहीं जाके किसी के साथ खड़ा होके फोटो खिंचा के एक पब्लिसिटी के लिए आप काम कर रहे हैं। ना आपके दल ने कोई आंदोलन किया, आपका दल भी धन सुराज के रूप में जा रहा है। आज उनके मसले को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, आपकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन आपने जब शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, जब प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा उन पे लाठियां चलाई जा रही थी, के पाठक जैसे पदाधिकारी आके 9 बजे से 5:30 बजे तक विद्यालय कर दिए थे। हमारा एक एक शिक्षक सड़क दुर्घटना में मर रहा था, छुट्टी उनकी कैंसिल हो जा रही थी। बताइए, उस समय मुख में बोली नहीं था। सारा शिक्षक ने देखा है, पूरे बिहार के शिक्षकों ने देखा है इस एमएलसी को कि उन्होंने किया क्या है। और आज यह परिणाम है कि आपसे पूरे बिहार, पूरे मतलब सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षकों ने बखूबी देख लिया है कि आप ढोंगी बाबा बन के बैठे हुए हैं। ढोंग करना बस केवल आप चाहते हैं, बाकी और कोई विशेष परिदृश्य नहीं है। आज की परिदृश्य में मूलतः बात यही है कि जिसको शिक्षा की जो समझ होगी, शिक्षक की बातों को जो जानेगा, निजीकरण शिक्षा को जो रोकने का काम करेगा, सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, प्रभु वर्ग के बच्चों को लाने का काम करेगा, वैसे ही लोग आज के परिदृश्य में अग्रिम भूमिका में आ सकते हैं। यह धन वन सुराज जिसने संघर्ष ही नहीं देखा, जिसको बैठे बिठाए धन के बल पे एक व्यवस्था मिल गई, वैसे लोग कभी आंदोलन में महती भूमिका नहीं निभा सकते हैं। आपको ज्ञात होगा, लालू प्रसाद यादव जी ने भी संघर्ष किया, नीतीश कुमार जी ने भी संघर्ष किया, पूर्व बिहार में और भी जो मुख्यमंत्री लोग रहे, जगन्नाथ मिश्रा जी रहे, चाहे अन्य जो भी मुख्यमंत्री रहे, उन लोगों ने भी काफी संघर्ष किया। मेरे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने भी संघर्ष किया। हम लोगों ने उस संघर्ष को देखा है। हम लोग शिक्षक के जीवन को जीते हैं, समाज के निर्माण के लिए काम करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो हम लोगों ने संघर्ष आयाम को देखा है। जो धन बांट के धन की व्यवस्था पे धन के साथ साइकिल को चलाने का काम करे और धन पे ही सोचे कि हम बल को अर्जित कर ले, वैसे लोग समाज की व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसी व्यवस्थाओं को पब्लिक ने देखा है,
जन सुराज को भी लोगों ने बड़ी गंभीरता से नजदीक से देखा है। इस बार तो देख ही लिया, शिक्षक के मुद्दे पे देख लिया कि हमने कहा कि भाई हम बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन से हम भाग गए। 3 साल आपको लोगों ने मौका दिया, आपने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया, आपने एक ऐसे एमएलसी को लड़ाया, ऐसा आपने पोर्टफोलियो बनाया। क्या आपको नहीं लगता था कि उम्मीदवार कैसा है? आप स्वर्गीय केदार पांडे जी के विचारों को भूल गए। आपको नहीं लगा कि पांडे जी का योगदान कितना बड़ा रहा है? आज स्वर्गीय केदार पांडे जी ने जो एक लंबी लकीर खींच दिया, सदन में सवाल का हो, सड़क पे उनके आंदोलन का उठाने का हो, उनके बाद उनके जो स्वप्न रहे हैं, उनके जो विचार रहे हैं, उनकी जो सोच रही है, उनका ही यह बनाया हुआ स्वरूप है घाटानुदान। उन्होंने ही लागू कराया। आज जो शिक्षा की व्यवस्था में क्वालिटी एजुकेशन के लिए, समान स्कूल प्रणाली के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं, जो आज भी शिक्षा विभाग के अलमारी में फांक रहा है, पड़ा हुआ है, उस व्यवस्था को हम लोग लागू करना चाहते हैं। तो वैसी व्यवस्था के निर्माण में जो स्वर्गीय केदार पांडे जी दिन रात सोचते थे, उनके विचारों को बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और सरकारें जिसकी भी आए, सरकारें जिसकी भी रहे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सोचा है, उनका विचार भी सही रहा है, उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है, और जो देता है मांगा उसी से जाता है, उम्मीद उसी से होता है। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह जो वित्त रहित शिक्षक जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भी वेतनमान शीघ्र ही मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही अनुदान दिया है, मुख्यमंत्री ने ही कहा है कि खाते में राशि आपको पहुंचाएंगे। इस वर्ष जरूर अवश्य करेंगे, हम सबों को विश्वास है। सर, वैसे तो वित्त रहित शिक्षक कल तक आंदोलनरत थे, लेकिन कल जो है नवल किशोर यादव जी के आवास पर लोग घेराव किए। और हालांकि हम उस समय नहीं थे जब नवल किशोर यादव जी आए थे। रात में सर अनशन तोड़वाया गया और आश्वासन दिया गया कि 2 से 3 दिन के अंदर में आप लोग को वेतनमान जो है वो लागू कराया जाएगा। इस बात से आप सर कितनी मतलब भरोसा रखते हैं? क्या सच में वेतनमान लागू हो जाएगा 2-3 दिन में? देखिए, मैं तो पहले भी आपको कह दिया कि हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गंभीरता से उस सवाल को उन्होंने लिया था, तो तैयारियां वहां से शुरू हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं चाहते भी हैं कि इनको भी इनका वेतनमान दिया जाए। मैं 7-8-10 दिन पहले जब मुख्य सचिव से भी मिला तो उनके भी मन में यह बात है कि यह वर्ग छूट गया है, इसको भी करना चाहिए, और उन्होंने शिक्षा विभाग में भी आत्ममंथन करने की बात कही। तो यह तो एश्योर है कि इनको यह सरकार करने जा रही है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। अब एक बात है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लगने वाला है, एक बेचैनी भी है कि जल्द से जल्द इसको हो जाना चाहिए, क्योंकि समय भी हम लोग के सामने बहुत कम है। हम लोगों का बस एक प्रशासनिक स्तर पे, एक पदाधिकारियों के पास में एक दबाव है कि कहीं कोई ऐसा शासक वहां, प्रशासक वहां नहीं बैठे जो फाइलों को दाब के बैठ जाए। और मेरी लड़ाई उन मुफस्सिल के पदाधिकारी के साथ होती है जो फाइलों को दबा के बैठते हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं होती है। वैसे लोगों पे अंकुश लगाने के लिए मैं जाके बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी से मिला, उनकी भी सोच सकारात्मक है और मुझे लगता है कि जहां भी संचिकाएं होंगी, जल्द से जल्द अब वो कार्य स्वरूप में आ चुकी है और यथाशीघ्र जो है इनको वेतनमान की घोषणा भी होगी और यह वर्ग उपेक्षित भी अपने आप को महसूस नहीं करेगा। और चुनाव का वर्ष भी है और सरकार ने किया भी है। हर परिदृश्य में माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं, कहाँ था बिहार, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़क की व्यवस्था थी। आज पेंशन की योजना हो गई, बिजली बताइए चमचमा रहा है, सड़कें यहाँ बनी हुई है। तो एक सबसे पिछड़ा वर्ग के राज्य को जो नीतीश कुमार ने एक सींचने का काम किया, नीतीश कुमार जी ने उठाने का काम किया, हर वर्गों पे उनका ध्यान रहा है। वक्त थोड़ा सा लगा है, जिसमें वक्त लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वर्ग भी उपेक्षित नहीं रहेगा और मुख्यमंत्री जी अवश्य जो है उनके नेतृत्व में यह सरकार इनको वेतनमान देगी। चलिए सर, अंतिम सवाल है सर। सवाल क्या, अपील, आप शिक्षकों के लिए कुछ अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, शिक्षकों के लिए एक सबसे बड़ी अपील यह है कि शिक्षक अपने कार्यों का जो संचालन है, जो लगातार आम जनता के बच्चों को, प्रभु वर्ग के बच्चों को जो हम लोग शिक्षा देते हैं, तो हम अपने कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करते रहेंगे और हमारी जो मूलतः मांग है
हमारी जो सम्मान की मांग है, हमारी जो आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, हमारे वेतनमान की लड़ाई है, उस पे हम लोग पुरजोर तरीके से डिपार्टमेंट में हो, सरकार में हो, अपनी बातों को रखते रहेंगे। आपकी आवाज़ों को हम लगातार सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भले हम लोग कोई पद पे नहीं है, लेकिन हमारी यह सोच है कि कम से कम उनकी आवाज़, उनकी जो मांग है, क्योंकि जो काम करता है उसका अधिकार है, उसको उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोग ना ही सरकार से, ना ही विभाग से भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि अपने अधिकार को मांगते हैं। तो हमारा अधिकार सरकार को देना चाहिए और हम यह ईमानदारी से, निष्ठा के साथ यह संकल्पित भी हैं कि हम इस बिहार राज्य के प्रभु वर्ग के बच्चों को या कोई भी वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, ईमानदारी से अपने कार्यों का करेंगे, ज्ञान के दीप को जलाएंगे ताकि उनके भविष्य जो है वो बेहतर, उनके भविष्य का निर्माण हो पाए। यही मैं शिक्षकों से अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था बना के जिन लोगों ने अपने आंदोलन को किया है, अपनी मांग को किया है, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। यह लड़ाई उनकी लड़ाई है, यह संघर्ष का प्रतिफल है। आप सब अपने संघर्ष में कई कदम आगे जा चुके हैं और मुझे लगता है कि सरकार के पास आपकी बातें बहुत ईमानदार तरीके से चली गई है और सरकार अवश्य आपकी मांगों पे गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। समय कम है, मेरी भी कोशिश है कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले व्यवस्था आपको लागू हो जाए, आपको वेतनमान मिल जाए। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को हम लोग करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे और बच्चों को पढ़ाते भी रहेंगे। धन्यवाद सर।